डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। टेम्परेचर चाहिए होता है, फोटो पीरियड यानी सनलाइट का पीरियड चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के लिए। सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट हमारा चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। ये जो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, फूड मैन्युफैक्चर करने में प्लांट्स के थ्रू, तो उस टाइम क्या चाहिए, हमारा सनलाइट चाहिए। फोटो पीरियड्स आर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का टाइम है दैट इन्फ्लुएंसेस प्लांट्स इन देयर ग्रोथ, जो प्लांट्स को उनकी ग्रोथ में इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा थोड़ा शांत है, वैसे आवाज़ कम जाएगी, फैन चल रहा है, मुझे और ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा। उनकी ग्रोथ में इन्फ्लुएंस करते हैं, फ्लावरिंग में, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स में, लीफ फॉल में, इन सब में फोटो पीरियड्स इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी सनलाइट कितनी देर पड़ रही है, धूप कितनी देर पड़ रही है, ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। इन इंडिया देयर आर 2 मेन सीजन्स ऑफ क्रॉप ग्रोथ। 2 मेन सीजन्स होते हैं, खरीफ एंड रबी। खरीफ की क्रॉप, दीज क्रॉप ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, जैसे जून से अक्टूबर में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप, सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है। द चीफ खरीफ क्रॉप्स यानी cereals एंड pulses are पैडी, राइस, मक्का, मिलेट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, अरहर, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, कॉटन एंड जूट। ये सारी हमारी खरीफ की क्रॉप है। वेजिटेबल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर स्पिनच, पालक यानी गार्ड, करेला, गार्लिक, लेडी फिंगर, पम्पकिन, ब्रिंजल, ये सारी हमारी खरीफ की वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगो, लीची, प्लम, पीच, ये हमारे खरीफ के फ्रूट्स हैं। रबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पी एंड लिंसेड, ये हमारी इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल ऑफ रबी क्रॉप्स आर कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीन्स। फ्रूट्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर एप्पल, पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज, अनार, सेब एंड संतरे। जनरली हमारे ये फ्रूट्स हैं रबी क्रॉप्स। डिफरेंसेस बिटवीन खरी एंड रबी क्रॉप्स, दे आर मानसून और रेनी सीजन क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो मानसून और रेनी सीजन क्रॉप्स होती है। रबी क्रॉप्स मानसून क्रॉप्स नहीं होती। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो हॉट एंड वेट कंडीशंस में ग्रो होती हैं। रबी क्रॉप्स इन कोल्ड एंड नियरली ड्राई कंडीशंस में। दीज क्रॉप्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन, यानी जून जुलाई में ये बोई जाती हैं। ये जो रबी क्रॉप्स होती हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। These crops are harvested during September October at the end of monsoon। जो खरीफ क्रॉप्स होती है ये सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती है मानसून के एंड में। रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल बिफोर द एडवेंट ऑफ फोर्थ सीजन। गर्मी के आने से पहले रबी की क्रॉप्स हार्वेस्ट की जाती हैं। एग्जाम्पल है इसके राइस में से ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम, यानी इसके एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसेस। इम्प्रूवमेंट्स इन यील्ड्स, इनकी उपज में जो इम्प्रूवमेंट है उनकी पैदावार में। Following 3 scientific approaches are adopted in India to obtain high yields from our agriculture farm। हमारे एग्रीकल्चर फार्म से अच्छी उपज लेने के लिए इंडिया में 3 साइंटिफिक अप्रोचेस को अडॉप्ट किया गया। नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, नंबर 2 क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, इन दिस कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर एंगेजेस अबाउट 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो इंडिया की है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है एंड अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का 40%, हाँ तो जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसका 40% हमारा एग्रीकल्चर से आता है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड डिपेंड अपॉन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द
फार्मर। जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि कितनी लैंड किसी फार्मर के पास है, उसके पास एजुकेशन यानी नॉलेज कितनी है और पैसा कितना है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है फार्मर की, इस पे डिपेंड करती है। द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन। इसकी जो उपज है उसमें नो कॉस्ट प्रोडक्शन भी होता है या लो कॉस्ट प्रोडक्शन भी होता है, या काफ़ी पैसा लगा के जो प्रोडक्शन करते हैं यानी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन भी होता है। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन इम्प्रूव्ड हाई यील्ड वेराइटीज़ पे बेस्ड होता है, अच्छी पैदावार देने वाले वेराइटीज़ पे होता है। इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो हमने फार्मिंग प्रैक्टिस का इम्प्रूव कर दिया है उस पर डिपेंड करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीन्स एंड इम्प्लीमेंट्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होगा। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर, ये क्या है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब इट रेफर्स टू कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड, किस लिए कंट्रोल करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम उपज और अच्छी उपज ले सके, अच्छा प्रोडक्शन ले सके, अच्छा यील्ड कर सके, ठीक है। इट हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एक है इरिगेशन, एक है क्रॉपिंग कल्चर। एक यानी उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट देना, खाद वगैरह सप्लाई करना, दूसरा पानी अच्छे से लगाना, इरिगेशन करना, और किस तरीके से फसल उगाई जा रही है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये चीज़। So, India is a large country with an enormous area under cultivation. India एक बड़ा कंट्री है जहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर में काफ़ी एरिया आता है। India is blessed with continuous growing seasons, which means that crop can be grown throughout the year. इंडिया में पूरे के पूरे साल फसल उगाई जा सकती है, ऐसा सीजन रहता है। This is due to the subtropical climate. ये subtropical climate की वजह से। प्लेंटी ऑफ सनशाइन, अच्छी मात्रा में यहाँ पे धूप भी निकलती है इसलिए भी, एंड लैक ऑफ फ्रॉस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, और धुंध बहुत कम होती है कंट्री के ज़्यादातर पार्ट्स में इस वजह से। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग द सेक्शन टाइमिंग एंड अमाउंट, सिलेक्शन टाइमिंग एंड अमाउंट। न्यूट्रिएंट कौन सा देना है, कितने टाइम में देना है, कितने अमाउंट में देना है, ठीक है। Nutrient supply to the crop. Like other living organisms, plants also require inorganic elements for building their structure and maintaining their metabolic process. Other living organisms की तरह plants को भी inorganic elements की ज़रूरत पड़ती है उनके structures को build करने के लिए and maintain their metabolic process को maintain करने के लिए। These inorganic elements are called nutrients. Inorganic elements को हम क्या कहते हैं, nutrients. Nutrients are supplied to the plants by air, water and soil. Nutrients जो है plants को supply किए जाते हैं air के through, water के through and soil के through. There are about 40 elements found in the plant ash. जो plant की जो ash होती है उसमें 40 elements लगभग पाए जाते हैं, but only 16 of those elements are essential for plant growth and development. उसमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ही प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। Hence, these 16 elements are called essential elements or essential plant nutrients. इन 16 एलिमेंट्स को हम essential elements कहते हैं या essential plant nutrients कहते हैं। Out of 16 essential elements, 2 elements यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन आर obtained from air and hydrogen. इन 16 में से 2 एलिमेंट्स जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये एयर से या हाइड्रोजन से या वाटर से ऑब्टेन होते हैं। रिमेनिंग 13 एलिमेंट्स आर सप्लाइड बाय द सॉइल। बाकी जो 13 है, सॉरी 14 बचनी चाहिए ना, बाकी 14 है सप्लाइड बाय द सॉइल। सो दीज 13 एलिमेंट्स की 2 उधर दे रहे हैं तो ये बाकी are minerals. A mineral is a substance which is obtained by mining. Mineral ऐसा substance है जो खुदाई से यानी मिट्टी से मिलता है, ठीक है। तो बाकी जो substance है बचे हुए वो सारे मिट्टी से मिलते हैं। एयर से हमें कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलता है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मिलता है। वाटर से हाइड्रोजन मिलता है, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मिलता है। सॉइल से हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे के सारे हमें मिट्टी से मिलते हैं बेटा। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये भी आ जाती है, इनका साइंटिफिक शॉर्ट फॉर्म है, पीरियड में ये होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके टाइप, जैसे मैजे हो गया, अगर इसकी बात करें 1950 डिवाइडेड, ये साइंटिस्ट था 1915 में, इसने डिवाइड किया एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरीज में, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मैक्रो एलिमेंट्स है, यानी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन ईजली डिटेक्टेबल क्वांटिटी, जो ईजली उसकी डिटेक्टेबल क्वांटिटीज में अवेलेबल होते हैं, मोर देन 1 ppm से ज़्यादा ये प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं। बेटा देखो, मैक्रो मतलब बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा, और माइक्रो छोटा, ठीक है। तो वहीं से जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम अमाउंट में होते हैं माइक्रो, ठीक है। तो जो ईजली डिटेक्टेबल है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम ईजली डिटेक्टेबल नहीं है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Macronutrients take part in synthesis of organic molecules and development of osmotic potential। ये organic molecules के बनने में भी पार्ट लेते हैं macronutrients and osmotic potential के डेवलपमेंट में। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमारे नॉन मिनरल, जो मिनरल नहीं है, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसलिए जो 13 माइक्रो मिनरल एलिमेंट्स हैं, यानी 6 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 13 में से 6 हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं प्लांट के बॉडी में, ठीक है। Osmosis, the diffusion of a solvent such as water through a semi-permeable membrane which separates two solutions of different concentration। Solvent का diffusion हो जाना, mix हो जाना, जैसे water है, ये solvent है, एक membrane के थ्रू, उसे कहा जाता है osmosis। छोटी इतना आसान भाषा में समझाऊँ, अगर आप किशमिश को पानी में डाल दोगे तो अंगूर बन जाएगा, सच में वो हो जाएगा डिफ्यूजन, यानी पानी उसके अंदर चला जाएगा। अंगूर को सुखा दोगे तो किसमें बन जाएगा? नहीं ना, सच में, ठीक है। मतलब वो फूल जाता है, उसकी जो लेयर थी, बाहर का जो कवर था, उसके थ्रू पानी उसमें अंदर चला जाता है। The flow of solvent is from the more dilute to the more concentrated solution। मोर डाइल्यूट से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। आप मुझे बताओ, डाइल्यूशन यानी पानी की डेंसिटी ज़्यादा है या किशमिश की ज़्यादा है? किशमिश की ज़्यादा है ना, तभी तो पानी मतलब मोर डाइल्यूट था, वहाँ से वो मोर कंसंट्रेटेड की तरफ गया। पर एक अमाउंट ऐसा आएगा जब दोनों में भी इक्वल होगी, तब उस टाइम बंद हो जाएगा जाना, थोड़ा फूलता ही रहेगा वो पर्टिकुलर, ठीक है। So owing to the thermodynamic tendency of the solution to equalize the concentration of the solute, solutes की concentration को equal करने के लिए ये जो membrane है, इसके दोनों साइड में equal करता है, तो ये thermodynamic tendency होती है किसी भी solution की। A better way of defining osmosis to see that it is net movement of water through a semi-permeable membrane। हम अच्छे सही तरीका क्या बताएंगे, यानी पानी कितना बह गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस पार से उस पार कितना चला गया, ठीक है। फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। जहाँ पे ज़्यादा पानी है, जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पानी कम है उसकी तरफ कितना पानी चला गया, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वाज स्टडीड बाय थॉमस ग्राम ने इसको स्टडी किया था, who coined this term in 1858। Osmosis is important in dialysis and in water transport in living tissue। Osmosis हमारा dialysis में या जो living tissue होते हैं plants के, उसमें भी हमारा water transport के लिए जरूरी होता है, ठीक है। Micronutrients की अगर हम बात करें, यानी माइक्रो मैंने बोला छोटा, तो they are those essential elements which are present in plants in small quantity, ठीक
ठीक है, लेस देन 1 ppm और 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मेटेरियल, 1 मिलीग्राम से भी कम है। ऑल ऑफ देम आर मिनरल एलिमेंट्स, ये सारे के सारे मिनरल एलिमेंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एंजाइम्स की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। आउट ऑफ 13 एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स 7 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 13 में से 7 हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी तो डिफरेंस आप याद करोगे, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, ये लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ईच मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट इज मोर देन 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, ये 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है हर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर से कम होती है। They take part in building plant body and different प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में, यानी प्लांट की बॉडी के बनने में और अलग प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में पार्ट कर लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, ऐसा कोई काम नहीं होता। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैव नो सिग्निफिकेंट रोल इन एंजाइम्स एक्टिविटी, एंजाइम्स को बनने में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इनका कोई रोल नहीं होता मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम एक्टिविटीज़ में एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनके एग्जांपल हैं मैक्रो के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो के हैं मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन।